हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लास में एक टॉपिक को ख़त्म कर लिया जाए या कवर कर लिया जाए, ताकि काफ़ी हद तक चाह सके। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले सारे थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएँ, पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही सारे टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पीवाईक्यू के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं श्वसन या फिर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो श्वसन क्या होता है? वायुमंडल से वायु को ग्रहण कर कोशिका में O2 के उपस्थित में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। वायुमंडल से क्या लिए? वायु लिए। वायुमंडल से वायु ग्रहण किए, यानी एयर को लिए। वायु ग्रहण करके कोशिका में O2 की उपस्थिति में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि शरीर की सारी जैविक क्रियाओं के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी होती है। भोजन से हमको ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि शरीर की सारी जैविक क्रियाओं के लिए जरूरी होती है। तो श्वसन क्या होता है? वायुमंडल से वायु को ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद O2 की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण जब होता है, इसी पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि शरीर की सारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। जो श्वसन प्रक्रिया है, ये जंतुओं में, पेड़ पौधों में, सभी में पाई जाती है, या फिर सभी में होती है, सभी में समान रूप से होती है। यह कह सकते हैं श्वसन क्रिया जंतु में भी और प्लस पेड़ पौधों में समान रूप से श्वसन की क्रिया होती है। और श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। जो श्वसन की प्रक्रिया रेस्पिरेशन है, इसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिका का ईंधन कहा जाता है, कोशिका का ईंधन कहा जाता है। और जो श्वसन तंत्र है, मानव का श्वसन तंत्र, ये दो भाग में डिवाइड होता है। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिवाइड होता है, दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर में क्या आता है? नोजल चैम्बर आ जाता है, जिसको बोलते हैं नासापटल आ जाता है, लैरिंग्स आ जाते हैं, फेरिंग्स, ये किस में आ जाते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और नीचे में क्या आ जाता है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकस, लंग्स, डायफ्राम, ये किस में आ जाते हैं? ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं। लंग्स है, डायफ्राम, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ये सब किस में आते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। ये श्वसन है। श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। ये जैव रासायनिक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अभी हमने देखा है कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है O2 की उपस्थिति में। तो इसमें जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि शरीर में क्या रहती है? संचित रहती है, और जैविक क्रियाओं को करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब श्वसन की जितनी भी प्रक्रिया है, चाहे वो बाह्य श्वसन हो, गैसों का परिवहन हो, ये सब कहाँ संपन्न होती है? ये सब फेफड़ों द्वारा संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम लंग्स यानी फेफड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फेफड़ा क्या होता है या फिर लंग्स क्या होता है? तो सबसे पहले ये जो लंग्स है, ये लंग्स थोरैकिक कैविटी में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? वक्षीय गुहा, या फिर क्या बोलते हैं? थोरैकिक कैविटी में स्थित होता है, वक्षीय गुहा में स्थित होता है। और यह एक शंक्वाकार स्पंजी संरचना होती है। शंक्वाकार होता है और स्पंजी संरचना होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, लेफ्ट और राइट, 2 इनकी संख्या होती है, एक लेफ्ट लंग्स और एक राइट लंग्स। और इसका जो रंग होता है कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी रंग का लंग्स होता है। फेफड़े की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, क्या होती है? एल्वियोली, या फिर उसको क्या बोलते हैं? कुपिकाएं। तो फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कुपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुपिकाएं। ये फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। ये जो एल्वियोली हैं,
ये राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर है गुच्छे में, ये क्या होती है? कूपिकाएँ होती हैं। ये फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। वास्तव में जो फेफड़ों में श्वसन क्रिया कराती हैं, कौन कराती हैं? कूपिकाएँ ही कराती हैं। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? जो फेफड़ा लंग्स होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? शरीर के अंदर वायु ग्रहण करता है। वायु शरीर के अंदर, ये बॉडी है, क्या करेगा? शरीर के अंदर वायु को ग्रहण करेगा। वायु ग्रहण किया तो शरीर के अंदर वायु ग्रहण कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, और जो कोशिका है, कोशिका गतिविधि करती हैं, कोशिका अपना कार्य करती रहती हैं। तो कोशिकाएं जब अपना कार्य करती हैं तो उनसे क्या होता है? CO2 उत्पन्न होता है। तो कोशिकाओं से में जो CO2 उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना। तो क्या इनका कार्य क्या है? लंग्स का, फेफड़े का कार्य है कि वायु के द्वारा O2 को बॉडी के अंदर लाना, और कोशिकाओं की क्रिया के द्वारा जो CO2 उत्पन्न होता है, CO2 को कोशिका से बाहर या फिर बॉडी से बाहर ले जाना क्या कहलाता है? यही मेन कार्य होता है फेफड़े का। फेफड़े तक जो अशुद्ध रक्त पहुंचता है वो पल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुंचता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पल्मोनरी धमनी ये अशुद्ध रक्त लाती है फेफड़े तक। अशुद्ध रक्त फेफड़े तक लाती है। अशुद्ध रक्त ले कौन जाता है? शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो फेफड़े द्वारा जो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है, वो शुद्ध रक्त कहलाता है। शुद्ध रक्त को ले जाने का काम पल्मोनरी शिरा द्वारा किया जाता है। तो फेफड़े तक पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त लाती है, और फेफड़े से पल्मोनरी शिरा ये शुद्ध रक्त को ले जाता है। शुद्ध रक्त को ले जाता है कहाँ तक? हार्ट तक। तो लंग्स यानी फेफड़ा क्या होता है? लंग्स इसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कूपिकाएँ होती हैं, जो कि वास्तव में श्वसन क्रिया को संपन्न कराती है। यानी श्वसन क्रिया वास्तव में कहाँ पे होती है? एल्वियोली में होती है या फिर कूपिकाओं में होती है। फेफड़े का काम क्या होता है? वायुमंडल से वायु लिया, यानी वायुमंडल से एयर को अंदर किया, बॉडी के अंदर किया, जिसमें से O2 का यूज किया, और जो कोशिकाएं क्रिया कर रही होती हैं, जो कोशिकाएं गतिविधि कर रही होती हैं, तो उनसे जो CO2 उत्पन्न होता है, CO2 को बॉडी से बाहर करना। फेफड़े तक के जो अशुद्ध रक्त है उसको ले जाती है पल्मोनरी धमनी, और फेफड़ों से शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है पल्मोनरी शिरा, जो कि शुद्ध रक्त को ले जाता है कहाँ तक? हार्ट तक, और हार्ट से पूरा ब्लड बॉडी में चला जाता है। अब एक नाम आता है कि डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम मेन होता है जो फेफड़े से में गैस अंदर आती है, वायु अंदर आती है, और फेफड़े से वायु बाहर जाती है। इसमें जो मेन रोल परफॉर्म करता है वो कौन है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जैसे जो लंग्स होता है, ये मान लेते हैं लंग्स है, तो यहाँ पे ये वक्षीय गुहा के नीचे डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? वक्षीय गुहा के निचले भाग में, यानी थोरैकिक कैविटी के निचले भाग में जो संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ये फेफड़े को एक बेस प्रदान करता है। डायफ्राम का काम क्या है? फेफड़े को बेस प्रदान करना। फेफड़े को एक आधार या फिर बेस प्रदान करता है। जो फेफड़े के अंदर वायु आती है या फेफड़े से बाहर वायु जाती है, ये किसके वजह से होता है? डायफ्राम की वजह से। डायफ्राम जब ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, उसके वजह से ही जो वायु अंदर आती है फेफड़े में और फेफड़े से बाहर जाती है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तब वायु फेफड़े से बाहर जाती है, तब क्या होती है? वायु बाहर जाती है फेफड़े से। और जब डायफ्राम नीचे की ओर आता है, अब जब मान लीजिए ये डायफ्राम ऊपर गया, जब ये डायफ्राम ऊपर जाएगा तो जो लंग्स है इसका आयतन कम हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब एरिया कम होगी तो जो इसमें वायु है वो कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। जो इसमें वायु प्रेजेंट है वो कहाँ चली जाएगी? बाहर। अब जब ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम नीचे खिसका है, डायफ्राम कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए, तो लंग्स का एरिया बढ़ जाएगा। लंग्स का एरिया बढ़ जाएगा तो वायुमंडल से और वायु कहाँ चली आएगी? लंग्स के अंदर चली आएगी। तो वही काम है, जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है तो वायु बॉडी से बाहर चली जाती है या फिर फेफड़े से वायु बाहर चली जाती है, और जब डायफ्राम नीचे की ओर आता है तो वायु फेफड़े के अंदर आ जाती है। क्या होता है? वायु फेफड़े के अंदर आ जाती है। यही होता है डायफ्राम का काम। डायफ्राम क्या करता है? फेफड़े को आधार प्रदान करता है या फिर फेफड़े को बेस प्रदान करता है।
अब जो श्वसन क्रिया है, श्वसन की क्रिया कई भागों में संपन्न होती है, जैसे कि बाह्य श्वसन हो जाएगा, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, ये श्वसन क्रिया के भाग होते हैं। जो बाह्य श्वसन होता है, बाह्य श्वसन दो भागों में बटा होता है। इसमें एक्चुअल में बाह्य श्वसन में ब्रीदिंग आती है और ये ब्रीदिंग दो भागों में बटा होता है। क्या होता है? एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। दूसरा क्या होता है? एक्सपायरेशन, जिसको बोलते हैं निःश्वसन। तो जो बाह्य श्वसन है, इसमें जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, बाह्य श्वसन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक गैसों का विनिमय, दूसरा होता है ब्रीदिंग। तो इसमें जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है एक्चुअल में वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक होता है निःश्वसन, यानी दो अवस्थाओं में, जिसको कहा जाता है कि दो अवस्था में पूरी होती है ब्रीदिंग। एक होती है निःश्वसन इंस्पायरेशन और एक होती है निःश्वसन। तो चलिए देखते हैं बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन क्या होता है? तो बाह्य श्वसन में दो प्रक्रिया शामिल होती है। बाह्य श्वसन में एक होती है ब्रीदिंग, जिसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। एक क्या होती है? ब्रीदिंग। और दूसरी क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर बोल सकते हैं गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, ये क्या होता है? बाह्य श्वसन में दो प्रक्रिया शामिल होती है। अब बाह्य श्वसन होता क्या है? तो O2 का, ये बॉडी है, शरीर है, तो O2 का शरीर में आना और CO2 का शरीर से बाहर जाना ही क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। जब O2 शरीर के अंदर आएगा और CO2 शरीर के बाहर जाएगा, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन कहा जाता है। और जो ये प्रक्रिया होती है, O2 का शरीर में आना और CO2 का शरीर से बाहर जाना, यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह प्रक्रिया संपन्न होती है फेफड़े में या फिर लंग्स में होती है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बाह्य श्वसन को और क्या बोलते हैं? इसको फुफ्फुसी श्वसन कहा जाता है। बाह्य श्वसन को क्या कहते हैं? एक मिनट, फुफ्फुसीय श्वसन। श्वसन कहा जाता है, या फिर इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब ब्रीदिंग क्या होती है? इसमें आया ना ब्रीदिंग और गैसों का विनिमय, तो ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इसमें क्या होता है? ब्रीदिंग में जो एयर होती है या फिर वायु को श्वसन मार्ग द्वारा शरीर के अंदर लेने और जो बाहर छोड़ने की प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो यानी श्वसन मार्ग द्वारा एयर को या वायु को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। अब ब्रीदिंग, अभी हमने देखा कि ब्रीदिंग दो अवस्था में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? पहली होती है निःश्वसन या फिर इंस्पायरेशन। क्या होता है? तो इसमें वातावरण से वायु शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। इसमें वातावरण से एयर कहाँ जाती है? फेफड़े तक जाती है। इसमें वातावरण से एयर कहाँ जाती है? फेफड़े तक जाती है। इसी प्रक्रिया को निःश्वसन कहलाते हैं। अब वातावरण से वायु में अगर हम फेफड़े तक ला रहे हैं, यानी वातावरण से हम एयर को अंदर ले रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन 21% क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होगा? 0.03% इसमें CO2 होता है। अब ये जो वातावरण से वायु ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 78% उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 78% नाइट्रोजन होता है। ये हमने निःश्वसन यानी वातावरण से एयर को लिया, यानी इतना फेफड़े में एयर गई, इतना फेफड़े में वायु गई। अब अगली प्रोसेस क्या होगी ब्रीदिंग की? निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपायरेशन का मतलब होता है कि जो CO2 युक्त वायु है, इसको बॉडी से बाहर निकालना। CO2 युक्त वायु को बाहर करना फेफड़े के द्वारा, फेफड़े से या शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निःश्वसन कहलाएगी। तो अब निःश्वसन में हमने लिया कितना था? जो निःश्वसन था यानी इंस्पायरेशन था, हमने वायु को अंदर कितना लिया था? तो उसमें हमने 21% क्या ऑक्सीजन को अंदर लिया था। अब जब हम छोड़ेंगे एयर को, शरीर से बाहर निकालेंगे, तो उसमें से 17% ऑक्सीजन को हम वापस भेजेंगे
वापस भेजेंगे, यानी 17% ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए कितना थे, 0.03% लिए थे और 4% का CO2 को बाहर निकालेंगे। और नाइट्रोजन कितना लिए थे, 78% नाइट्रोजन इनटेक किए थे, तो 78% नाइट्रोजन ही कितनी निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी बाहर। यानी 21% ऑक्सीजन लिए जिसमें से 17% निकाले, यानी 4% ऑक्सीजन क्या होती है, यूज कर ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लिए कितने थे, 0.03% लिए थे, जबकि जो बाहर निकाले हैं कितना निकाले हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकली। नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता, 78% एटमॉस्फेयर से ली जाती है और 78% नाइट्रोजन ही एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, निःश्वसन या फिर एक्सपायरेशन कहलाएगी। अब दूसरा टर्म क्या आ गया, गैसों का विनिमय। अभी जो वायु श्वसन पढ़ रहे थे उसमें 2 टर्म आए थे ना, एक आया था ब्रीदिंग, दूसरा आया गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसों का विनिमय क्या होता है, ऑक्सीजन का रक्त में मिलना, ऑक्सीजन का रक्त में मिलना और CO2 का रक्त से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, गैसों का विनिमय। यह रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो गैसों का विनिमय क्या होता है, O2 का ब्लड में मिलना, ब्लड में मिलना और CO2 का ब्लड से बाहर निकलना, CO2 का ब्लड से बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा, गैसों का विनिमय कहलाएगा। ये देखिए O2 क्या हो रही है, ब्लड कैपिलरी में अंदर जा रही, ब्लड कैपिलरी में मिल रही हैं, यानी रक्त में मिल रही हैं, और CO2 रक्त से बाहर निकल रहा है। और ये क्या है, ये एल्वियोली है, ये वायु कूपिका है। यहीं से जो ब्लड कैपिलरी है वो टच में होती हैं, यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वास्तव रूप में अगर गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, कूपिकाओं के द्वारा होता है। इसमें जो धमनियाँ होती है वो पतली धमनियाँ होती हैं, मतलब इसकी जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, इसीलिए यहाँ से ईजिली गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। तो गैसों का विनिमय होता क्या है, O2 का ब्लड में मिलना और CO2 का ब्लड से बाहर निकलना क्या कहलाता है, गैसों का विनिमय या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है। अगला श्वसन प्रक्रिया का भाग है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन क्या होता है, तो गैसों का परिवहन ये होता है कि फेफड़े के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में पहुँचे या सभी कोशिकाओं में पहुँचे, और कोशिकाओं के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी CO2 वाला ब्लड है वो कहाँ पहुँचे, लंग्स तक पहुँचे। यही क्या कहलाता है, इसी प्रक्रिया को ही गैसों का परिवहन कहा जाता है। यानी शरीर में ऑक्सीजन का फेफड़े द्वारा पहुँचना और शरीर से CO2 का फेफड़े तक पहुँचना या फिर कोशिकाओं से CO2 का फेफड़े तक पहुँचना क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए लंग्स है, लंग्स से जो ऑक्सीजन है कहाँ पे गया, RBC में गया यानी ब्लड में गया। ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, ऑर्गन में, कोशिकाओं के पास पहुँचा। अब कोशिकाएं गतिविधियाँ की यानी क्रिया की, काम की, तो उसमें क्या होगा, CO2 उत्पन्न होगा। जब कोशिकाएं काम करेंगी तो उसमें उस क्रिया में CO2 उत्पन्न होगा। CO2 फिर वापस कहाँ पहुँचा, ब्लड के पास पहुँचा। अब ब्लड से CO2 वापस कहाँ पहुँचा, लंग्स के पास पहुँचा। तो यानी लंग्स से ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास पहुँचा और कोशिकाओं से CO2 कहाँ पहुँचा, लंग्स के पास पहुँचा। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। जो गैसों का परिवहन होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है गैसों का परिवहन। और इसमें होता क्या है, कोशिका, और ये हो गया लंग्स। तो लंग्स से O2 कोशिका के पास पहुंचा और कोशिका से CO2 लंग्स के पास पहुंचा। यही क्या कहलाएगा, गैसों का परिवहन कहलाएगा। शॉर्ट में यही गैसों का परिवहन कहलाएगा। अब जो गैसों का परिवहन होता है इसमें भी 2 चीज़ों का होता है, एक तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अब इनका परिवहन होता कैसे है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन की सहायता से और प्रोटीन की सहायता से किया जाता है। लगभग देखा जाए तो लगभग 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और प्रोटीन की सहायता से ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन की सहायता से। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बंध बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बंध बनाया। कैसा बंध बनाया, अस्थायी बंध।
अस्थायी बंध का निर्माण किया, तो जो बनेगा HbO2, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब अस्थायी बंध बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। एक हीमोग्लोबिन लगभग 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन की जो बंधुता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी और 200 गुना होती है। जैसे हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से यानी CO से 200 गुना बंधुता प्रदर्शित करता है। 200 गुना लगभग बंधुता प्रदर्शित करता है। अब बाकी 98% ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ से हो गया? हीमोग्लोबिन और प्रोटीन के माध्यम से हो गया। बाकी बचा कितना? बचा 2%। तो 2% जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से 2% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अब अगला किसका परिवहन आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है यह ऑक्सीजन की तुलना में कुछ सिंपल होता है। ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से। तो यह क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ये जल में अधिक विलेय होता है। क्या होता है? जल में अधिक विलेय होता है, इसीलिए इसका परिवहन ज़्यादा सरल होता है ऑक्सीजन के तुलना में। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से होता है। एक बाइकार्बोनेट के रूप में, हीमोग्लोबिन की सहायता से और रक्त में घुलकर। बाइकार्बोनेट के रूप में इसमें लगभग 70% भाग कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा। पोटेशियम के साथ मिलेगा तो ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। कौन सा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम के साथ मिलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा और पोटेशियम के साथ मिलेगा तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। यानी बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से CO2 का लगभग 23 से 25% भाग फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हीमोग्लोबिन के माध्यम से या हीमोग्लोबिन की सहायता से। जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ अस्थायी बंध बनाता है तो उस टाइम पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन Hb किसके साथ? CO2 के साथ अस्थायी बंध बनाएगा तो क्या बनाएगा? HbCO2। इसी को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये याद रखिएगा, जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बंध बनाता है, अस्थायी बंध बनाता है, तो उस टाइम पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब रक्त में घुलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, तो लगभग 7% परिवहन रक्त में घुल के कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। तो 70% परिवहन कहाँ होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से 23% होता है और 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में घुलकर किया जाता है। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुलता है तो रक्त में घुलने पर यह कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 का निर्माण करता है। H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। अब श्वसन प्रक्रिया के 2 भाग हो गए। एक हो गया वायु श्वसन और दूसरा हमने देखा गैसों का परिवहन। तीसरा क्या आ गया? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन इसको क्यों बोलते हैं? यह जीव द्रव्य में होता है। जीव द्रव्य में जो गैसों का विनिमय होता है, जीव द्रव्य में जो गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है, वो किस में आता है? वो आंतरिक श्वसन में आता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में आता है। आंतरिक श्वसन ये कोशिका के अंदर होती है। जो आंतरिक श्वसन होती है कहाँ होती है? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन को, इसको कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन कहा जाता है क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अभी तक क्या होता था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता था। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब अस्थायी बंध बनाता था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता था। इसमें क्या होगा? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2
ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो यह क्या करता है, कोशिका में पहुंचने पर Hb और O2 में टूट जाता है, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। आंतरिक श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। पहला ये ऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो जो ऑक्सी श्वसन होता है यह O2 की प्रेजेंस में होता है या O2 की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह जो संपूर्ण क्रिया है ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ऑक्सी श्वसन की एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है ऑक्सीजन। और यहाँ पे ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 2 अणु एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 2 एटीपी अणु का यहाँ पे निर्माण होता है और साथ ही 54 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। 54 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यह किस में होती है, ऑक्सी श्वसन में, O2 की उपस्थिति में होती है। ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में ये श्वसन पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है और यहाँ पे ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 2 एटीपी और 54 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा कौन सा है, अनॉक्सी श्वसन। दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। जो अनॉक्सी श्वसन है ये O2 के अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति यानी O2 के एब्सेंस में होता है। इस क्रिया का जो पहला चरण है ये 2 जगह पे होती है। जो ऑक्सी श्वसन है वो कोशिका द्रव्य में पूरी क्रिया होती थी, संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें पहला चरण कहाँ होता है, पहला चरण तो कोशिका द्रव्य में होता है, पहला चरण कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि अनॉक्सी श्वसन का दूसरा चरण कहाँ होता है, तो दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरा चरण संपन्न होता है। अनॉक्सी श्वसन 2 चरणों में संपन्न होती है। यहाँ पे ग्लूकोज के 1 अणु से 1 ग्राम अणु से कितनी 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है और साथ ही 686 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। तो ऑक्सी श्वसन में क्या होता था, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 2 एटीपी और 54 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती थी। जबकि जो अनॉक्सी श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 38 एटीपी और 686 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र को। अब इसको तंत्र क्यों कहा गया, सिस्टम क्यों कहा गया, तो जो मानव में श्वसन है उसमें श्वसन की क्रिया को करने के लिए कई अंगों की जरूरत होती है, इसीलिए इनको सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से क्या कहा गया है, तंत्र कहा गया है, श्वसन तंत्र कहा गया है। अब उसमें मानव श्वसन तंत्र में जैसे ग्रसनी आ जाती है, ग्रसनी, नाक, कंठ या फिर स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, स्वर यंत्र इसको लिख देते हैं, क्या होती है, लैरिंग्स। ग्रसनी क्या हो जाएगी, फेरिंग्स। और साथ में श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, लंग्स जिसको बोलते हैं फेफड़ा और श्वसनिकाएं जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस, डायफ्राम। यानी मानव श्वसन में ये सारे ऑर्गन, सारे जो अंग होते हैं मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इन सभी को मिला के क्या बोला गया, मानव श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम तंत्र का नाम दिया गया। अब जो मानव श्वसन अंग होता है वह भी 2 भागों में डिवाइड होता है, एक ऊपरी भाग, एक निचली भाग। ये हमने शुरू में श्वसन में डिस्कस किया था। क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो श्वसन अंग कितने भागों में बटा, 2 भागों में। पहला क्या है, ऊपरी भाग और दूसरा है निचला भाग। ऊपरी भाग में क्या क्या आ जाएगा, ऊपरी भाग में नोजल कैविटी आ जाएगा, नेसल कैविटी यानी नासा गुहा आ जाएगा, नाक या फिर नासा गुहा आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा फेरिंग्स यानी ग्रसनी आ जाएगी। तीसरा आ जाएगा लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र या फिर कंठ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैरिंग्स। और निचले भाग में क्या क्या आएगा, ट्रैकिया, दूसरा आ जाएगा ब्रोंकियोलस आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा लंग्स और चौथा आ जाएगा डायाफ्राम।
तो यानी ऊपरी भाग में मानव श्वसन तंत्र के अंग के ऊपरी भाग में नासा गुहा, ग्रसनी और स्वर यंत्र आ जाएगा, यानी फेरिंग्स और लैरिंग्स आ जाएगा, और निचले भाग में ट्रैकिया आ जाएगा, ब्रोंकियोलस आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा और डायफ्राम आ जाएगा। अब मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग क्या आ गया? नाक। नाक क्या करता है? यह श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, एक मेन भाग होता है, जो कि वायुमंडल से ग्रसनी तक वायु का परिवहन करता है। यानी ये वायुमंडल से ग्रसनी तक एयर को पहुंचाता है। नाक का सिर्फ क्या काम है? ये वायुमंडल से ग्रसनी तक एयर को पहुंचाएगा। अब दूसरा है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या होता है? यह नाक को दो भाग में बांटने का काम करता है। नाक को दो भाग में बांटता है। पहला है वेस्टिब्यूल्स और दूसरा है घ्राण क्षेत्र, या फिर इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। तो वेस्टिब्यूल्स क्या होता है? वेस्टिब्यूल ये नाक के आगे का भाग होता है, ये नाक का अग्रभाग होता है, ये आगे का भाग होता है। इसी में जो नासिका छिद्र पाए जाते हैं, नाक का छिद्र जो पाया जाता है ये इसी में पाया जाता है, वेस्टिब्यूल्स में ही पाया जाता है। और जो ये छिद्र होते हैं, नाक का छिद्र होता है, यह त्वचा की दोहरी परत से बना होता है। दोहरी परत से बने होने के कारण ही इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। अब इसमें नासिका वेस्टिब्यूल्स में बाल के साथ साथ क्या पाई जाती हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। वेस्टिब्यूल में म्यूकस मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? श्लेष्म झिल्ली इसमें पाई जाती हैं, जिससे कि एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। अब ये चिपचिपा पदार्थ ये क्या करता है? बालों के साथ, जो बाल होते हैं बाल के साथ मिल जाता है। बाल के साथ मिलके जो वायु के साथ छोटे छोटे धूल के कण जाते हैं ना, उनको रोकता है और साथ ही तापमान को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इससे जो श्लेष्मा निकलेगा, क्या निकलेगा? श्लेष्मा। ये बाल के साथ मिल जाएगा और बाल के साथ मिलके एक चिपचिपा मैटर तैयार कर लेता है, जिसके कारण क्या है? जो वायु अंदर गई तो उसमें जो धूल के कण होते हैं, तो ये धूल के कण को अंदर जाने से रोकता है, अंदर जाने नहीं देता है या अंदर जाने से रोकता है। इसीलिए बोलते हैं कि नाक से सांस लेना मुंह की तुलना में ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब मुंह से सांस लेंगे तो जो भी धूल के कण है मुंह के अंदर चले जाएंगे, यानी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। पर जब नाक से सांस लेते हैं तो धूल के कण जो बाल और श्लेष्मा मिल जाते हैं, उसमें से धूल के कण अंदर नहीं जा पाते हैं। छींक क्यों आती है? छींक इसी के कारण आती है। जब श्लेष्मा झिल्ली पर धूल के कण चिपक जाते हैं ना, तो उसको बलपूर्वक यानी फोर्सफुली बाहर निकालने के लिए ही क्या आती है? छींक आती है। तो छींक आना याद रखिएगा, ये श्लेष्मा के कारण ही आती है। और दूसरा क्या हो जाएगा? घ्राण क्षेत्र या फिर ऑल्फैक्टरी रीजन हो जाएगा। ये क्या होता है? ये नाक को मस्तिष्क से जोड़ता है, यानी ये नाक को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। ऑल्फैक्टरी घ्राण से समझ में ही आ रहा होगा, ये यानी गंध वगैरह सूंघने की संवेदनाओं को ये दिखा रहा है। तो जो गंध महसूस होती है ना, गंध, सुगंध, जो भी बोलो, ये जो महसूस होती है किसकी वजह से होती है? ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से होती है, क्योंकि ये नाक को ब्रेन से जोड़ने का कार्य करता है। मानव की तुलना में जो ये ऑल्फैक्टरी रीजन है ये कुत्तों में ज़्यादा होता है, इसमें कुत्तों में ज़्यादा बड़ा होता है मानव की तुलना में। अब ग्रसनी क्या होती है, यानी फेरिंग्स क्या होती है? तो यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में यह पाया जाता है। दोनों के लिए क्या है? दोनों का महत्वपूर्ण अंग है, पाचन तंत्र का भी और श्वसन तंत्र का भी। क्यों? कि जो पाचन नली है ना, पाचन तंत्र की जो नली है, यानी भोजन नली, क्या बोलेंगे? भोजन नली और श्वसन नली दोनों आपस में कहाँ से आके जुड़ी रहती हैं? ग्रसनी से आपस में आके मिलती हैं। ग्रसनी एक छिद्र के द्वारा श्वसन मार्ग में जाके खुलता है, मतलब श्वास नली में एक छिद्र के द्वारा ग्रसनी जाके खोलती है। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? उसी छिद्र को बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस कहा जाता है। तो ग्रसनी एक छिद्र के द्वारा श्वास नली में जाके खुलती है, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस कहा जाता है। ग्रसनी से होते हुए वायु कहाँ जाती है? ग्रसनी से, इसी से फेरिंग्स से वायु होते हुए कहाँ जाएगी? श्वास नली में जाती है। श्वास नली यानी ट्रैकिया में वायु ग्रसनी से होते हुए जाती है, फिर यहाँ से कहाँ चली जाती है? स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स में चली जाती है। अब लैरिंग्स क्या होता है? फिर कंठ या फिर इसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? ध्वनि यंत्र होता है।
ये एक प्रकार का ध्वनि यंत्र होता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। ध्वनि यंत्र जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास है ना, और ध्वनि यंत्र वो उसमें जो पुरुषों में आवाज़ मोटी या फिर आवाज़ का जो थोड़ा भारीपन होता है ना, वो यहीं की वजह से होता है। तो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ ध्वनि यंत्र के जो ध्वनि यंत्र है इसके चारों ओर एक विशेष संरचना पाई जाती है। उस विशेष संरचना को क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसी के कारण, एडम्स एप्पल के कारण ही जो स्वर यंत्र का आकार है ये पुरुषों में बढ़ जाता है, या पुरुषों में स्वर यंत्र का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो पुरुष की आवाज़ है वो थोड़ी सी मोटी या फिर निम्न तारत्व अथवा मोटी प्रतीत होती है। और महिलाओं में इसकी संरचना, पुरुषों में एडम्स एप्पल पाया जाता है जिससे ध्वनि यंत्र का आकार बड़ा हो जाता है। अब महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता है, इसका विकास नहीं होता है, इसीलिए स्वर यंत्र का आकार महिला में क्या होता है? छोटा। ये पुरुष में है, पुरुष में कैसा होता है? बड़ा होता है स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र का आकार। और महिला में स्वर यंत्र कैसा होता है? स्वर यंत्र का आकार छोटा होता है। कैसा होगा? छोटा होता है, जिसके कारण से जो महिलाओं की आवाज़ होती है वो हाई पिच वाली या उच्च तारत्व वाली होती है, जिससे आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है और मधुर होती है। आवाज़ कैसी होती है? पतली और मधुर होती है। अब आ गई वायु कहाँ? ट्रैकिया में। जो ट्रैकिया होती है ये एक छल्ले नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? छल्ले नुमा संरचना होती है। श्वास नली श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो ट्रैकिया है ये श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी से जो वायु है होते हुए ग्रसनी से फेफड़े में प्रवेश करती है। यानी जो ग्रसनी से वायु आई है, ग्रसनी से फेफड़े तक, ये फेफड़े तो है, ये फेफड़े हैं, तो ग्रसनी से फेफड़े तक वायु किसके द्वारा आती है? ट्रैकिया के द्वारा ही आती है। ये ट्रैकिया है, यानी ट्रैकिया के द्वारा ही वायु ग्रसनी से फेफड़े में आती है। यह बेलनाकार नली होती है। इसकी ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? लगभग 12.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। इसके ऊपर कार्टिलेज की पट्टी यानी उपास्थि की पट्टी लगी होती है, जिससे जो इसे आपस में चिपकने से रोकती है और क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। तो श्वास नली के ऊपर कार्टिलेज यानी उपास्थि की पट्टी लगी होती है, पट्टी लगी होती है, जो कि इसको आपस में चिपकने से बचाती है, इसको आपस में चिपकने नहीं देती है, और क्या करती है? और मजबूती प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। ये किसका काम होता है? कार्टिलेज की जो पट्टी बनी होती है। अब ये देखिए जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। जब फेफड़े की तरफ जाती है तो ये किस में डिवाइड हो जाती है? दो ब्रोंकस में डिवाइड होती है। तो ये जो दो मोटी मोटी संरचना में डिवाइड होती है, दो भाग में जब बढ़ती है तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। अब जब ये भाग भी आगे जाके दो भागों में बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। अब जब सेकेंडरी ब्रोंकाई भी और पतली संरचना में डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्रोंकाई बोलते हैं। लास्ट में जो पतली संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। तो यानी ट्रैकिया किस में डिवाइड हुई? दो भागों में डिवाइड हुई, लेफ्ट और राइट लंग्स की ओर दो भागों में डिवाइड हुई, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर जब प्राइमरी ब्रोंकाई भी डिवाइड होती है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जब सेकेंडरी ब्रोंकाई और पतली संरचना में डिवाइड होगी तो उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्रोंकाई बोला जाता है। अब देखते हैं ब्रोंकियोलस यानी श्वसनिकाएं क्या होती हैं। तो देखिए ये श्वास नली यानी ट्रैकिया आई और ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हुई। जो दो भागों में डिवाइड हुई इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस, जिसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। जब ब्रोंकस आपस आगे जाके डिवाइड होगी, यानी जब ब्रोंकाई आगे जाके छोटी छोटी नली में डिवाइड होती है, ये छोटी छोटी नलियों में जब डिवाइड होती है तो इनको ही क्या कहा जाता है? इनको ब्रोंकियोलस कहा जाता है। और ब्रोंकियोलस में ही जो छोटे छोटे ये बैलून जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एल्वियोली कहा जाता है। यानी जो एल्वियोली यानी कूपिकाएं जो जुड़ी होती हैं वो कहाँ जुड़ी होती हैं? वो ब्रोंकियोलस या फिर श्वसनिकाओं से जुड़ी होती हैं। तो श्वसनिकाएं क्या होती हैं? जब ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई भी बोल देंगे, जब
ब्रोंकाई आगे जाकर छोटे छोटे नलियों में विभाजित हो जाता है, नलियों में विभाजित हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्रोंकियोलस या फिर श्वसनिकाएं कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। इन्हीं से श्वसनिकाएं से ही कूपिका जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? कूपिका, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली जुड़ी रहती है किससे? श्वसनिकाएं से। और एल्वियोली के बारे में तो जानते ही हैं। एल्वियोली क्या होती है? यह फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? ये फेफड़े की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, जो रक्त से जो रक्त वाहिकाएं हैं उनसे जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो एल्वियोली के थ्रू ही होता है। अब देखते हैं फुफ्फुसीय आयतन को। फुफ्फुसीय आयतन में पहला आ जाता है टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वारीय आयतन को। तो ज्वारीय आयतन किसको कहा जाता है? जो हम सामान्य सांस लेते हैं, सामान्य जो श्वसन क्रिया करते हैं, तो इसमें अंदर ली गई वायु, अंदर ली गई वायु और क्या? बाहर छोड़ी गई वायु, बाहर छोड़ी गई वायु। तो अंदर ली गई वायु और बाहर छोड़ी गई वायु की टोटल मात्रा को क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वारीय आयतन कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू लगभग 500 ml होती है, जो कि 500 मतलब हम जो वायु अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 500 ml होती है। 500 ml हम वायु क्या किया है? अंदर ले जाते हैं, जिसमें से जो 150 ml है यह तो रास्ते में ही रह जाती है, रास्ते में रह जाती है। 150 ml वायु रास्ते में रह जाएगी। ये जिसको क्या बोलते हैं? इसको 150 ml वायु को डेड स्पेस वॉल्यूम कहा जाता है, डेड स्पेस वॉल्यूम कहा जाता है। जो 150 ml वायु रास्ते में रह गई, यानी जिसके वजह से 350 ml वायु कहाँ जाती है? ml वायु फेफड़े तक पहुंच पाती है। 150 ml तो रास्ते में रह गई, तो बची कितनी? 350 ml वायु कहाँ? फेफड़े तक पहुंच पाती है, फेफड़े तक पहुंच पाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 500 ml, जिसमें से 150 ml रास्ते में ही रह जाती है जब हम सांस लेते हैं, और 350 ml फेफड़े तक पहुंच पाती है। जो 150 ml वायु होती है उसको डेड स्पेस वॉल्यूम कहा जाता है। अगला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे अंतः श्वसित आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन। अब ये क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मली या फिर ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त जो हम फोर्सफुली वायु अंदर खींच सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी इसको हम ये बोल देंगे कि फोर्सफुली जितना वायु हम अंदर ले सकते हैं, जितना वायु अंदर ले सकते हैं, इसको क्या बोल देंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये कैसा होता है? नॉर्मली वायु और ज्वारीय आयतन के यानी टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्सफुली वायु हम अंदर ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? तो लगभग 2500 ml से लेके 3000 ml तक वायु हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर अंतःश्वसित आरक्षित आयतन कहलाएगी। अगला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इसको बोलते हैं वही श्वसन आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन। ये क्या होता है? तो अब इसमें टाइडल वॉल्यूम के अलावा टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम फोर्सफुली वायु बाहर छोड़ सकते हैं। अब वहाँ पे क्या था? फोर्सफुली वायु अंदर खींच सकते हैं। यहाँ पे फोर्सफुली वायु जितना हम बोलते हैं ना, तेज से फूंको, वहाँ पे जो अंतःश्वसित आयतन था वहाँ पे जैसे जो हम गहरी सांस लेते हैं, बहुत मतलब जबरदस्ती जो हम सांस अंदर खींचते हैं वो क्या कहलाती है? अंतःश्वसित आयतन। अब वही बाहर
जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, फोर्सफुली हम जो वायु बाहर छोड़ते हैं, यानी जब तेज से फूंकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, 1100 ml लगभग होती है। फोर्सफुली वायु बाहर छोड़ना, वायु बाहर छोड़ना, इसकी मात्रा कितनी होती है, 1100 ml हम वायु फोर्सफुली बाहर छोड़ सकते हैं। अगला है रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन क्या होता है, इसमें जब हम फोर्सफुली जो भी बलपूर्वक वायु छोड़े और टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो वायु फेफड़े में रह जाती है, शेष बचती है, अवशेषी यानी जो वायु फेफड़े में शेष बचती है उसको क्या बोलते हैं, अवशेषी आयतन बोलते हैं। पर ये किसके अलावा, जो हम फोर्सफुली छोड़े यानी 1100 ml प्लस जो टाइडल वॉल्यूम है, ज्वारीय आयतन है, इसके अलावा यानी 1600 ml के अलावा जो वायु फेफड़े में बचती है उसको क्या बोलते हैं, अवशेषी आयतन बोलते हैं। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 1200 ml होती है। यानी हर व्यक्ति के फेफड़े में लगभग 1200 ml वायु परमानेंट मौजूद होती है। जन्म के पश्चात अगर कोई जन्म ले लिया है बच्चा, तो उसके बाद उसके फेफड़े में 1200 ml वायु रहेगी ही रहेगी, उसका फेफड़ा कभी खाली नहीं होगा। इसीलिए जब किसी बच्चे की डेथ होती है तो चेक करते हैं तो फेफड़े में यही रेसिडुअल वॉल्यूम यानी अवशेषी आयतन को ही चेक करते हैं। अगर बच्चे की मृत्यु कब हुई होगी, जन्म के बाद हुई होगी, जन्म के बाद अगर मृत्यु हुई होगी तो उसके फेफड़े में 1200 ml वायु होगी। अगर मृत्यु जन्म के पहले ही हो गई होगी, तब उसका फेफड़ा कैसा होगा, खाली होगा। लेकिन जन्म के बाद कभी भी फेफड़ा खाली नहीं रहता है। तो यानी अवशेषी आयतन की वैल्यू कितनी होती है, 1200 ml होती है। अगला है जैविक क्षमता। जैविक क्षमता क्या होती है, तो जैविक क्षमता क्या होती है, बलपूर्वक, इसको देख लेते हैं, बलपूर्वक वही श्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर ली गई वायु की मात्रा जैविक क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, जैविक क्षमता कहलाती है। जैविक क्षमता क्या होती है, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद जो बलपूर्वक अंदर वायु ली जाती है उसी की मात्रा जैविक क्षमता कहलाती है। और फेफड़े की क्षमता को किसमें मापा जाता है, फेफड़े की क्षमता को स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, स्पायरोमीटर के द्वारा फेफड़े की क्षमता को मापा जाता है। अब ये आज हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।